अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पुलवामा में भारतीय फौजी कॉन्वॉय पे खुदकुश हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ हस्बे रवायत उंगली उठाई गई, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया इन्वॉल्वमेंट का, जबकि हकीकत ये है कि जो नौजवान इस हमले में मुलव्विस था, जिसने ये अटैक किया, आदिल अहमद डार, वो मकबूजा कश्मीर का ही रिहायशी नौजवान था। और 2 साल पहले जो इस नौजवान के वालिदैन का इंटरव्यू भी सामने आया, खुदकुश हमलावर के वालिदैन का, वो ये बताते हैं कि 2 साल पहले आदिल अहमद डार को भारतीय फौजियों की जानिब से तज़ीक अमेज़ रवैया उसके साथ किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया था, जिसके रिएक्शन में ये आदिल अहमद डार जो है इसने डिसाइड किया कि ये इंतकाम लेगा। फिर इसने जिहाद की राह इसने इख्तियार की और खुदकुश हमलावर बन के इसने इंतकाम लिया। और इसके साथ साथ जो फ़ौरन से भारत की तरफ से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा, बग़ैर किसी तहकीकात के फ़ौरन से पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा दी गई, उस पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफसोस का इजहार किया और साथ ही उन्होंने कहा, ये ऑफ़र दी कि अगर एक्शनेबल एविडेंस भारत की तरफ से दी जाती है पाकिस्तान को इन्वॉल्वमेंट से मुतल्लिक, तो पाकिस्तान इस पर ताउन करेगा। बड़ी ओपन ऑफ़र दी, जबकि नरेंद्र मोदी की जानिब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को धमकी दी गई और ये कहा गया कि हमने अपनी फोर्सेस को कह दिया है, अपनी फ़ौज को हमने आज़ादी दे दी है कि वो अपनी इंतखाब की जगह और टाइम का तयन करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ वही जो रिवायती एक धमकी भारत की तरफ से आती है कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली यानी सफारती सतह पर तनहा कर देंगे, वो तनहा कर तो नहीं सके, आगे चल के क्या करेंगे इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की उस सिचुएशन की कि जिससे तवज्जो हटाने के लिए भारत मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज के शो में सऊदी वलीद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक कि इसमें किस तरह के हमारे मुआहदे होने जा रहे हैं और स्ट्रेटेजिक एतबार से ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है उनका दौरा पाकिस्तान। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मेजर जनरल टाइड एजाज इवान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल जनरल टाइड अब्दुल क़य्यूम साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, नजमुद्दीन शेख साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब तर्जुमान दफ्तर खारजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हेग से। डॉक्टर फैसल साहब, भारत की तरफ से हस्बे रवायत दोबारा से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया बगैर किसी एविडेंस के, तो आज वज़ीर ख़ारजा का जो बयान आया, उनकी ऑफ़र आई कि भारत एक्शनेबल एविडेंस दे, हम हर तरह का ताउन करेंगे। कि पहले भी कई मरतबा पाकिस्तान भारत को ये ऑफ़र कर चुका है कि पहले भी जो अटैक्स हुए उसमें भी अभी तक कोई एक्शनेबल एविडेंस भारत की तरफ से नहीं दी गई। इल्ज़ाम हर दफ़ा लगता है, उसके बाद ताउन नहीं मिलता वहां से किसी किस्म का तहकीकात के लिए। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक्शनेबल इंटेलिजेंस तो एक बड़ी बात है। कोई एविडेंस या इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन का भारत इंतजार नहीं करता। और आपने इस दफा भी देखा, करीबन मैं देख रहा था 15 या 18 मिनट के बाद उनका इल्जाम आ गया, फिंगर पॉइंटिंग उनके कुछ हलकों से शुरू हो गया। उसके बाद जाहिर है तो बात बढ़ती गई कि जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इस अटैक में है। अब जाहिर है जब तक इसकी कोई इंक्वायरी ना की जाए, जब तक इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो इंडिपेंडेंट, जब तक कोई तफसीलात मुहैया ना की जाए, वो फिंगर पॉइंटिंग की जाए शायद इस वजह से कि जी आपने इलेक्शन जीतना है। डोमेस्टिक इलेक्शंस में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है। ये हमारे लोग उस तरह शायद समझते नहीं है, बिकॉज हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस में फिगर इन नहीं करता। पिछले साल इलेक्शन हुए थे, आपने देखा होगा कि कोई टॉक शो कभी हुआ हो कि जी हम हिंदुस्तान की को बात करें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के इलेक्शन में बड़ा मैसिव उसका डिस्कशन होता है कि पाकिस्तान पे पार्टियों की क्या पोजीशन है। तो ये एंटीसिपेटेड था। आपके पास एक्सपर्ट बैठे हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, इन सबको मैं जानता हूं। इनमें से मोस्ट ऑफ देम ने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसी कोई हरकत होने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, ये हो सकता है वोट लेने के लिए, और ये हो गया आपके सामने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो धमकियां वहां से दी गई हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पे इसके कितने मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क है। 3 फॉर्मल जंगें, 4 उसके अलावा एक जंग हम लड़ चुके हैं। धमकियों से घबराने वाले तो हम है नहीं। अगर धमकी से कुछ करना है तो फिर वो कर लें, वो तो उसमें ये बड़ा वाज़ेह पोजीशन होनी चाहिए कि धमकी, धौंस, इन चीजों से कोई खास फायदा ना आज तक उनको हुआ है ना होगा।
اور اگر وہ اس پہ دھمکی پہ اپنی چلنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ایون بیفور فارملی ٹیکنگ چارج کہا کہ ہندوستان ایک قدم بڑھائے ہم 2 بڑھائیں گے. اس کی مینیفیسٹیشن کے طور پہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے انہیں چٹھی لکھی کہ بات کر لیتے ہیں تمام موضوعات پہ. ظاہر ہے کہ جو کور مسئلہ ہے وہ جموں اور کشمیر کا ہے. کوئکلی ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ کیجئے گا کہ بھارت کی طرف سے نریندر مودی کی طرف سے پھر جب بیان آیا سامنے ان کی کابینہ کی طرف سے بھی کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کیا جائے گا. ہم نے کل بھی ہماری سیکرٹری خارجہ نے بریف کیا P5 ممبرز کو, ان کے جو یہاں پہ سفیر ہیں ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آج نان P5 جو سفراء تھے ان کو بریف کیا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھارتی پروپیگنڈے سے کتنا انفلوئنس ہو پائی ہے اور پاکستانی جو نقطہ نظر ہے اس کو کتنا اس سے وہ متفق یا مطمئن دکھائی دے رہے ہیں؟ جی وقت آپ کے پاس تھوڑا ہے مگر میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں. یہ بھارتی وزیر اعظم نے پہلی دفعہ نہیں کہا. یہ انہوں نے 2016 سے 73 سے وہ ہمیں بقول ان کے ہمیں اکیلا کرنا چاہ رہے ہیں, تنہا کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم 2 دفعہ سعودی عرب ہو کر آئے ہیں, 2 دفعہ UAE ہو کر آئے ہیں, چائنا ہو کر آئے ہیں. ریسنٹ اس میں گنوا نہیں سکوں گا, چین, ٹوکیو, جاپان. فارم منسٹر جب نیو یارک گئے تھے تو 6 دن میں 56 اپوائنٹمنٹس تھیں. اب مجھے معلوم نہیں کس تنہائی کی وہ بات کر رہے ہیں, بٹ ہی از مور دین ویلکم ٹو ٹرائی, اپنی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب, آپ نے بریف کامنٹ شو کے آغاز میں دیا. جازوان صاحب, اب جو معاملہ ہے بھارت کی طرف سے جس طرف اشارہ دیا ڈاکٹر فیصل صاحب نے بھی کہ وہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے انڈیا کے اندر ہی خود BJP کے کئی لوگوں نے اینٹیسپیٹ کر دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی پاکستان مخالف, جو کہ ظاہر ہے بھارت میں انتخابات ہوتے ہیں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو لے کر. تو کتنا کنیکشن اس واقعے کا اس کے ساتھ بنتا ہے, چونکہ کئی لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہونے جا رہی ہے. کتنی مائلیج انڈیا لے سکتا ہے اس واقعے سے؟ سمر دیکھیے, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے اٹ از کمپلیٹلی ڈائیورسڈ آف دا گراؤنڈ ریالٹیز. اب ہو کیا رہا ہے, وہ کشمیر کے حالات کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں, جس کی طرف فاروق عبداللہ صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں اشارہ کیا. اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں کشمیر میں ہو چکی ہیں, 11,000 سے زیادہ عورتوں کی عصمت دری ہو چکی ہے, 400 سے زیادہ بچے اور اسکول سٹوڈنٹ جن کو پیلٹ گن سے انہوں نے نابینا کر دیا ہے. پھر تقریباً 31,000 آدمی بچے ایسے ہیں جن کے لمز وغیرہ ضائع ہو چکے ہیں. تو اتنی زیادہ ظلم اور بربریت کرنے کے بعد, اور اس کی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اس کی رپورٹ میں اپنی 2016 کی رپورٹ 2018 کی رپورٹ میں اس کا انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا اور ریئیکشن پاکستان سے آئے گا اور یہ انڈیجنس سٹرگل نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ حقیقت سے صرف نظر کر رہے ہیں. اور اس کی 3 وجوہات اور بھی بڑی اہم ہے دیکھنے والی. ایک جس کا بھی ڈاکٹر فیصل صاحب نے اشارہ دیا ہے اور خود انڈیا کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, ہندوستان کے ہونے والے الیکشن اور BJP کی اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان جو ایک ان کا ریٹرک رہا ہے اپنے الیکشن میں, اور ان کے انتخابات کی پوری مہم بھی اسی پہ بیس کرتی ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. پھر جو افغانستان میں اس وقت ڈائیلاگ ہو رہا ہے, جہاں پہ پاکستان, امریکہ, طالبان, رشین, ایران اور چائنا یہ مل کر جس امن کی تلاش میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں, طالبان ابھی پاکستان میں وزٹ بھی کرنے والے ہیں, اس میں انڈیا فیلز لیفٹ آؤٹ کہ میری وہاں پر نمائندگی نہیں ہے, میری اس پورے ڈائیلاگ پروسیس میں کوئی کنٹریبیوشن یا کوئی شناخت نہیں بن رہی. تو ایک وہ وجہ ہے. اور تیسری وجہ جو ہے, اس وقت پاکستان کا جو ماحول بن رہا ہے ریجن میں, یا اس وقت جو 26 کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ایک نیول ایکسرسائز میں, بالکل وہ اس کو دیکھ لیں. اور پھر ابھی جو ہز رائل ہائنس پرنس محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں, بالکل اس انوائرمنٹ میں بہت بڑی انویسٹمنٹس پاکستان میں آ رہی ہیں, مہاتیر محمد کا وزٹ ڈیو ہے. تو یہ جو پورا ایک انوائرمنٹ بن رہا ہے, اس سارے پروسیس کو اور انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو انڈیا سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے دھماکے کے فوراً بعد ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ پاکستان نے کیا ہوا ہے. تو ان سارے انوائرمنٹ کو آپ اگر دیکھیں تو یہ بڑا انڈرسٹینڈیبل ہے کہ انڈیا یہ واویلا اور پاکستان پر یہ الزام کیوں لگا رہا ہے. ٹھیک, ہمارے ساتھ بھارت سے سینئر صحافی رچکا تلوار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر انڈین جرنلسٹ ہیں, ان کی طرف ہی ہم جائیں گے. میں چاہوں گا ذرا بریفلی میں نجم الدین شیخ صاحب کا کامنٹ یہاں شامل کر لوں
کہ نجم شیخ صاحب یہ جو ایک تو جو اعجاز امان صاحب نے بات کی کہ ڈپلومیٹیکلی جو آئسولیٹ کرنے کی انڈیا کی طرف سے ایک تھریٹ آئی کہ ہم پاکستان کو کر دیں گے، لیکن حالات کچھ اور ہیں. لیکن اوورآل اگر ہم سینیریو کو دیکھیں، جو پاکستان پہ فوراً سے الزام لگا دیا گیا، جبکہ وجہ جو اصل معاملہ ہے وہ کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ یہ بھی جو واقعہ تھا یہ مقبوضہ کشمیر کا ایک رہائشی تھا جس نے یہ اٹیک کیا، تو پاکستان ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس انسیڈنٹ. دیکھیے دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک مجھے کسی نے نہیں بتایا اور کسی ہندوستانی آؤٹلیٹ نے نہیں بتایا، کسی ہندوستانی اناؤنسمنٹ نے نہیں بتایا کہ صاحب کس نے جیش محمد کی طرف سے اس پہ یہ کلیم کیا ہے کہ یہ ہمارا کرنا ہے. ابھی تک کوئی نہیں آیا. دوسرا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ احمد عادل ڈار صاحب جو ہیں ان کو ابھی ہم نے پکڑا ہے یا ابھی ہمیں ان کا پتہ چلا ہے. میرے پاس ایک خبر آئی اور میں اس کی اوریجن کو میں بتا سکتا ہوں کہ کشمیر ٹائمز کی 16 سپٹمبر 2017 کے اخبار میں انہوں نے کہا کہ ایک احمد عادل ڈار صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ جیش محمد یہ حزب مجاہدین کے ایک رکن ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، لیکن ان کو پکڑا گیا ہے. یہ 16 سپٹمبر 2017 کی بات ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ نام اسی نام کا کوئی اور بندہ ہو، لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے گرفتار کیا تھا اور یہ آپ کے پاس تھا اور اس نے کہا کہ میں حزب مجاہدین کا ایک حصہ ہوں، تو پتہ تو چلے. یہ آپ نے ان کے ماں باپ کی سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، لیکن اس سے زیادہ اہم مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 16 سپٹمبر 2017 کو گرفتار کیا گیا تھا. ہندوستانی افواج نے اس کو گرفتار کیا تھا اور اس کو یہ ان کے قبضے میں تھا. اس کے بعد کہاں گیا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید وہی بندہ ہے، تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. دوسرا کہ جو آپ نے کہا کہ آئسولیشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آئسولیشن کا آپ نے ایک حد تک جواب دیا کہ جو دورے کیے ہیں پرائم منسٹر نے اور جس حد کی سپورٹ ملی ہے پاکستان کو، اس سے واضح ہے کہ پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو رہا. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان کے پاس ایک بہت بڑی سیلنگ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے. ہماری جنگ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف چل رہی ہے. ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہیں، لیکن ان کامیابی کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کو ہندوستان کو علیحدہ چھوڑتے ہوئے یہ ہماری اندرونی ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ 40 سال میں ہوا ہے اور اس کو مٹانے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ ایک سبق ہے جو کہ ہمیں سیکھنا ہے. شیخ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. رچکا تلوار صاحبہ، اب جس طرف فاروق عبداللہ صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ بھارت کو انگیج کرنا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان لوگوں سے جو کہ اس وقت تحریک آزادی کی بات کر رہے ہیں، جو بھارتی افواج کے ہاتھوں ظلم و ستم کے خلاف بات کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان سے بات کریں بجائے اس کے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ایک ریاکشن تھا جو کہ انڈیا کے اندر بھارتی فورسز کا ظلم و ستم جاری ہے. تو اصل معاملہ تو وہ ہے، وہ ایڈریس کرنے کے بجائے فوراً سے پاکستان پہ الزام لگا دینا یہ کیا نامناسب نہیں ہے؟ سمر بہت شکریہ، آپ نے مجھے ڈیبیٹ میں انوائٹ کیا. آپ نے جو بات کی کہ فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ بھارت کو کشمیر کی عوام کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ جموں کشمیر میں تھی اس میں بی جے پی کا آپ کو معلوم ہے کولیشن پارٹنر کون تھا؟ کولیشن پارٹنر تھا پی ڈی پی، محبوبہ مفتی جی چیف منسٹر تھیں. تو ان کی یہ جو پارٹی ہے یہ تو جو ہیں
इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने वाले लोगों की एक तरीके से इनको हमने यहाँ पर बहुत देखा मीडिया में भी, और आम जनता ने भी इतना बीजेपी को कहा कि आपने किन लोगों के साथ अलायंस कर लिया है, ये तो जो है सेपरेटिस्ट्स की आवाज है। तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट और इतना बड़ा रिस्क तो लेकर देख लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ काम नहीं होता। लेकिन अभी जो साहब बात कर रहे थे, उन्होंने एंड में एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये 40-50 साल पुरानी प्रॉब्लम है और इसको ओवरनाइट ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इंडिया की तरफ से इन लोगों को एंगेज करने का और इनके साथ बैठकर बात करने की कोशिशें नहीं की जा रही। हाँ ठीक है, आपने रिस्क लिया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, कोई बात नहीं, नए सिरे से करेंगे। करना है, हमारा काम है, हमको अपने लोगों के साथ मिलकर रहना है, हमको माहौल ठीक रखना है। कोई बात नहीं, हम फेल हो गए तो क्या हुआ, दोबारा से करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो आपने सवाल जो किया कि इल्जाम तराशी की आप बात कह रहे हैं, तो इल्जाम तराशी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी साहब कह रहे थे कि जी जैश ए मोहम्मद का कौन है जिसने स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की इशू की। आप देख लें, कोई मोहम्मद हसन नाम का है जिसने ये स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ली। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आएगा, और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जब आएगा तब हम दोबारा इस पर बात कर लेंगे कि क्या शक की सुई पाकिस्तान की तरफ जाती है या नहीं जाती। बिल्कुल यही बात आपने की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं होनी चाहिए थी। मैं दोबारा इस तरह नुक्ते की तरफ आऊंगा। जनरल साहब, सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, उसके लोगों ने खुद ही कह दिया, उन्होंने हमारा काम कम कर दिया, हमारा काम आसान कर दिया उन्होंने। ये लेकिन पाकिस्तान यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो लोकल, ये जो बंदा था आदिल अहमद डार, ये भी लोकल था। जनाब न्यूजीलैंड में है, जैश ए मोहम्मद बैंड है, ये वहां पे भी ऑपरेट, आपके वहां ऑपरेट कर रही है, ये वहां से हुआ है। पाकिस्तान का ना गाड़ी पाकिस्तान से गई, ना बंदा पाकिस्तान से गया। यूनाइटेड नेशंस में जब मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के लिए हम बात करते हैं, तो उसको आप और चीन मिलकर क्यों रोकते हैं? अगर आप उनको पसंद नहीं हम तो वहां पे नहीं है, आप चीन से बात करें। चीन से बात कर रहे हैं ना, सब तरीके से बात हो रही है। लेकिन चाइना भी आपसे एविडेंस कह रहा है कि एविडेंस ले क्या है, क्यों एविडेंस मांग रहा है चाइना आपसे ना? चाइना के पास एविडेंस नहीं है, या आपके पास एविडेंस नहीं? चाइना इंडिया से मांग रहा है, तो इंडिया ने एविडेंस नहीं दी। सारी एविडेंस उनको हर चीज की है। लेकिन आप, अच्छा मुझे एक सवाल का, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रही, पर मैं to all my learned friends watching this show also, अगर इन टेररिस्ट की तंजीमों को डिसोन करना सिर्फ टीवी डिबेट में होता है तो आपका और मेरा और सबका वक्त जाया है। अगर इनको डिसोन करना है ना, तो इनको यूएन में डिसोन करें कि भाई ये जो हैं ये खबीस हैं, ये पूरे समाज का, पूरे मुआशरे का माहौल खराब कर। पाकिस्तान में बैंड है, पाकिस्तान में बैंड है, कलदम है। ठीक है, मैं आपकी तो दोबारा आता हूँ। जनरल कयूम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जी जनरल साहब। या देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मुल्कों के अंदर जो ताल्लुकात हैं ना, उनको बनाने में अशरे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। और फौरी तौर के ऊपर अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ हो जाती है या इंडिया में हो जाती है, तो आप विदाउट एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट किसी किस्म की एविडेंस के, अगर कोई बंदा भी जो लेट से पाकिस्तान का दुश्मन है या इंडिया का दुश्मन है, पाकिस्तान के अंदर मेहरान बेस पे हमला होता है या कामरा बेस पे हमला होता है और इधर लोगों की कत्लो गारत होती है, GHQ पे हमला होता है, तो कोई उठा के टेलीफोन कर दे जी कि ये जो रा का मैं बंदा बोल रहा हूँ और ये हमारा किया करता है, तो क्या उसके ऊपर बेस बना के पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को अपने एक पड़ोसी मुल्क के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना चाहिए? हम ये कहते हैं कि आप इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें, इसके तांते देखें कहाँ मिलते हैं, और फिर ये अभी तो कोई शक की बात नहीं है कि ये करने वाला कश्मीरी है, और ये उन कश्मीरियों में से है जिनकी माओ बहनों को उठा के आपने रेप किया, उनकी आंखों में पैलेट गन्ने फायर की, उनके घर तबाह कर दिए, कितनी बेदर्दी से उनके जनाजे निकलते हैं और कत्लो गारत होती है। खुदा के लिए आप उसको देखें कि वजह क्या है। देखिए, अमेरिका अभी अफगानिस्तान में गुफ्तगू की बात कर रहा है, तो उनको पता है वियतनाम में क्या हुआ था। पूरे इसी तरह अफगानिस्तान में उन्होंने बंकर बस्टर्स एंड डेजी कटर्स और मदर्स ऑफ ऑल बम्स यूज करने के बाद हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकली हमें हल करना चाहिए। ये हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उधर, उनको कत्लो गारत हो रहा है, ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर की रिपोर्ट है
जिसने बिल्कुल आंखें खोल दी हैं ये, और 70 ईयर्स में पहली दफा है। तो आई थिंक कि हमें सोल सर्चिंग करनी चाहिए। हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क में, इंडिया अपने मुल्क की अपनी जिम्मेदारी ले, पाकिस्तान अपने मुल्क की जिम्मेदारी है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा है डिस्प्यूटेड एरिया है जहां लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना है। तो अगर वहां डेवलप हो रहा है तो आपकी 7 लाख की फौज उनके ऊपर कत्लो गारत कर रही है। देखिए, शूट टू किल, अरेस्ट विदाउट वारंट, सर्च द हाउस विदाउट परमिशन, ये कहां का कानून है? तो देयरफॉर आगे से जो लोग पत्थर मारने वाले हैं वो ग्रेजुअली बंदूकें भी हाथ में लेंगे। ये आपका इस मसला है, आपने उसको हल करना है। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वहां है, उसको आप अंदर आने नहीं देते, काम नहीं करने आप पाकिस्तान कहता है बैठ के हम आपस में बात करते हैं, हुर्रियत के साथ आपने बात नहीं की है। तो मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। हमें अगर नेबर हैं तो हमने अपने नेबरशिप को चेंज नहीं कर सकते। हम एंगेज करना चाहते हैं, इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन आप उससे भी कतई ताल्लुक करते हैं। ये उनके इलेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट बात। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। पुलवामा के अटैक के बाद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मुमकिन तौर पर क्या बन सकती है, चूँकि भारत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान को थ्रेट भी दी गई है और ये भी कहा गया कि हमने अपनी आर्मी को आज़ादी दे दी है कि वो अपनी जगह, मर्जी की जगह का इंतखाब, टाइमिंग का इंतखाब करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब रुचिका तलवार साहिबा, जो हम बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, जहाँ से बात हमारी आगे बढ़ी थी कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन अब जाके स्टार्ट हुई है और फ़ौरन से पाकिस्तान की तरफ ना सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया बल्कि जवाबी कार्रवाई की बात भी कर दी गई नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ये सिचुएशन तो बड़ी ख़राब हो जाएगी। ज़रा पाकिस्तानी आर्मी भी यहाँ पे अलर्ट बैठी है रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो ये किस तरफ आ जाएंगे? मुझे एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ समर, मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो आपने पॉइंट रेज किया उस पर मैं बाद में आती हूँ। जो हम बात कर रहे थे कि जैश ए मोहम्मद की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, इन्वेस्टिगेशन, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन उसको आप कह रहे हैं जी, कैसे का? तो जैश ए मोहम्मद ने एक तो इस इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से प्रीक्लूड कर दिया, लेकिन हालांकि मैं फिर भी मानती हूँ इन्वेस्टिगेशन बाकायदा तौर पे होनी चाहिए। तो शक की सुई ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ। दूसरा, मैं इस चीज को जरूर रेज करना चाहती हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस अटैक को कंडेम नहीं किया। पिछले साल दिसंबर के महीने इसी पुलवामा जिले में लोगों ने, वहां के लोगों ने कोई सिक्योरिटी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन पर जवाबी कार्रवाई की। आपके प्राइम मिनिस्टर का चंद ही घंटों में ट्वीट आया था कि मैं पुलवामा के सिविलियंस के साथ हम खड़े हैं। वजीर खारजा का बयान आ गया, वजीर खारजा ने ऑफर कर दी है कि अगर कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने अफसोस का इजहार किया, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस पे अफसोस का इजहार किया है, अफसोसनाक वाकया करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम ताउन के लिए तैयार हैं अगर कोई किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट आप पाकिस्तान पे शुबा है आपको। तो बड़ी ऑफर दे रहे हैं। मैं ये नहीं वो चले ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ वो बड़ी ऑफर दे के कोई एहसान नहीं कर रहे, ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जब आपके प्राइम मिनिस्टर इंडियन सिविलियंस के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं, तो व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम इंडियन सिविलियंस ने कश्मीरीज के ऊपर ट्वीट किया था और कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। यूएन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ चुकी है पूरी दुनिया के सामने। जब उनके मुल्क की तरफ सीधी सीधी शक की सुई जा रही है या इतनी आपको अपनी इमेज की परवाह है, तो वो क्यों नहीं, वो तहकीकात करेंगे। बिल्कुल, आप वहां से एविडेंस फ्राहम करें, तहकीकात करेंगे। ही शुड कंडेम इट जी। इमेज की परवाह, मेरी बात सुनिए, वो करेंगे लेकिन कंडेम तो कर सकते हैं ना। एक ह्यूमन राइट किया है वजीर खारजा ने, इस पे अफसोस का इजहार किया, इसको अफसोसनाक वाकया करार दिया है। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये कहें, नहीं ये तो हो गया, इससे पहले भी आपने कई मर्तबा उड़ी अटैक में आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, किसी किस्म का कोई भी एविडेंस वहां से सामने नहीं आ सकता, पाकिस्तान कहता रहा एम्यूनेशन नहीं मिल, एम्यूनेशन मेड इन पाकिस्तान नहीं मिली, एम्यूनेशन में आपको यहाँ से मेड इन इंडिया की नहीं, वो तो देखें, ये तो सब एम्यूनेशन निकालना, कोई सबूत देना, सबूत दे पाकिस्तान से कैसे गया। आप तो कहते हैं कि हमने फेंसिंग वहां पे कर दी, बड़ी जबरदस्त किस्म की, कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती एलओसी पे, कैसे बात चलेगी एम्यूनेशन। और उसके साथ साथ जो यानी कि इल्जामात तो एक जगह पे,
कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाता हुआ स्टेट एजेंट, आपकी नेवी का सर्विंग ऑफिसर पकड़ा गया, पाकिस्तान में टेररिज्म करवाता रहा। ये तो आपका झूठा सच्चा इल्जाम पकड़ा गया ना, झूठा सच्चा क्या, पकड़ा गया। इंडियन पासपोर्ट उसके पास से बरामद हुआ है। Listen to me. Do you know what the Indian side has submitted in the International Court of Justice in favor of Kulbhushan Yadav? That he is a retired Navy officer who has business interests in Iran and Pakistan has abducted him. पाकिस्तान ने पूछा था 47 साल की उम्र में क्यों रिटायर हुआ, अभी तक तो आपने उसके एविडेंस अभी तक सामने नहीं दी कि वो क्यों रिटायर हुआ। रुचिका, you are not talking to illiterate people. बात सुने, अभी बात सुनिए। अगर वो इतना इनोसेंट आदमी है, करना चाह रहे हैं, अगर वो इतना इनोसेंट आदमी है, to the ICJ on Monday, I don't think you, I or anybody else should be commenting on a sub judice matter. No, ये इशू की तरफ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो आपका स्टेट एजेंट पकड़ा गया था पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हुए, उस मामले को छोड़े, अब मैं कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ कि सिचुएशन खित्ते की सारी, पूरे खित्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब हो रही है। ये जो थ्रेटन किया गया है और बगैर किसी एविडेंस के, इससे पहले भी इल्ज़ाम लगता है हर दफ़ा जब पाकिस्तान ने हर दफ़ा ताउन की पेशकश की लेकिन किसी किस्म का मटेरियल वहाँ से नहीं आ सका। आपको याद होगा कि मुंबई अटैक्स पे भी पाकिस्तान ने 2015 में आपको लेटर लिखा, 16 में जाके 1 साल 1 महीने बाद जवाब आता है लेकिन किसी किस्म की एविडेंस नहीं दी जाती। पठानकोट के वाक़े पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता है, यहाँ से टीम जाती है, उसे आए बाएं शाएं लेफ्ट राइट विजिट करवा के उसे एग्जैक्ट वहाँ से नहीं करने दी जाती तहकीकात वहाँ पे जाके। नहीं तो मैं आपसे अभी जो अर्ज कर रही थी कि पठानकोट, गुरदासपुर, इन सब में जो मेड इन पाकिस्तान की एमिनेशन मिली है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते? रुचिका देखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, नाउ लिसन टू मी। बात यह है कि मैं आपको मेड इन इंडिया वेपन्स एंड एमिनेशन कितना चाहिए, वी हैव फॉट 3 wars and we have enough left in the hands of others. Sir, you can produce Indian weapons. I have no doubt that you are capable of manufacturing such ammunition. Okay, now that's a typical thinking. बात सुनिए, अगर कुलभूषण यादव इतना इनोसेंट आदमी है तो आपकी हुकूमत ने उसे मुबारक हुसैन पाटिल का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट क्यों बना के दिया? And now you are all saying he is Kulbhushan Yadav, whereas he is carrying a document issued by your government and to travel to Iran with the Iranian visa stamped on it with the name of Mubarak Hussain Patil. तो क्या आप दूसरे मुल्कों में अपने ताजरों को फॉल्स आइडेंटिटी के साथ भेजते हैं? I mean, let's not live in fool's paradise. Let's embrace the realities. जो बात आप कर रही हैं, ये जो पठानकोट की बात हुई थी, पठानकोट में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर गई थी और उनको आपके एयर बेस में एक्सेस तक नहीं दी गई थी, जो साइट ऑफ इंसिडेंट है उसकी, और आपके एसपी साहब जो थे वहां से जीप उनकी इस्तेमाल हुई थी और वो जीप जो पहले बेस के अंदर दाखिल होती रहती थी। तो यू थिंक दिस ऑल इज नॉट कनाइव्ड? दिस जो आपके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड ही इज क्वाइट गुड एट स्टेजिंग सच ड्रामास. I can name a number of events. Let's not live in that fool's paradise. I can name a number of events. हिमाचल प्रदेश का वाकया हो, मक्का मस्जिद का वाकया हो, उसके अलावा समझौता एक्सप्रेस का वाकया हो, ये स्टेज किए गए, बाद में प्रूफ हुआ, साबित किया वक्त ने। आप अभी कह रहे थे कि आप मुझे कह रहे थे ना कि आपको कितना एमुनिशन चाहिए पाकिस्तान में बना हुआ जिसमें मेड इन इंडिया लिखा है। We have fought the wars. I did not say पाकिस्तान में बना हुआ। I am saying इंडिया का, पटना का एमिनिशन, आपके वेपन्स जो हमारे पास हैं, ये दोनों ममालिक के पास हैं और इसको that is not an evidence producing a weapon. Look, Kalashnikov is a Russian weapon. It is being used in your country, in Afghanistan, in Pakistan. This is in the hands of terrorists. In my country, we are facing them for the last 17 years. तो क्या ये प्रूफ है कि रशिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है? ये हरगिज नहीं है। बट ये आपके अपने पैदा किए बच्चे। चले, मैं जरा नजमुद्दीन शेख साहब का कमेंट ले लूं, ब्रीफ कमेंट, फिर मैं दोबारा तो आपको। देखिए आप जी नजमुद्दीन शेख साहब, आप इस पे क्यों नहीं इत्तेफाक करते अपने हमारे भारतीय पैनलिस्ट के साथ कि तहकीक होनी चाहिए। यस, और यही बात मैं कर रहा था, तहकीक जो आइडेंटिफाई हुई हैं उन पे आप ज़रा फोकस करें कि ये इंसिडेंट जो है इस पे इतनी जल्दी से इतना नीजक रिएक्शन जो है इसको किस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक हसन साहब हैं जो कहते हैं कि ये जैश मोहम्मद ने किया और ये अभी तक पता नहीं चला
کہ احمد عادل دار صاحب جو ہیں وہ اگر 16 سپٹمبر کو 2017 کو گرفتار ہوئے تھے اور اس وقت وہ حزب مجاہدین کے حصے تھے، تو کیا یہ وہی آدمی ہے؟ اور اگر وہی آدمی ہے تو اس کا کیا بنا؟ اگر وہی ہے اور گرفتار ہوا تھا تو وہ اب پھر سے RDX کے 500 کلو گرام لے کے اور اس راستے پہ جہاں پہ ایک 7 کشمیریوں کے لیے ایک فوجی ہے، اس پہ یہ اس راستے پہ پہنچا کیسے؟ یہ تحقیق جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھارتی کالج جو ہیں وہ اس کے ساتھ اتفاق کریں گی کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور تحقیق کے بغیر اس قسم کے چارجز لگانا ماحول بگاڑنا ہے، اس سارے خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس پہ اتفاق کر لیں تو پھر ہم آگے چل سکتے ہیں۔ جنرل قیوم صاحب، اب جو معاملہ جس طرف اشارہ کیا نجم الدین شیخ صاحب نے کہ ظاہر ہے یہ سوال بھی انڈیا کے اندر کئی لوگ اٹھا رہے ہیں کہ کیسے ایک شخص بارود سے بھری گاڑی لے کر گھس گیا کانوائے کے اندر اور اس نے جا کے اتنی بڑی ڈیوسٹیشن کر دی، تو انٹیلیجنس فیلئر پہ اس کو چھپانے کے لیے پاکستان کی طرف ایک آسان کام ہے، انگلی اٹھا دو تاکہ اس کو کور اپ کر لیا جائے۔ یا دیکھیں، فنڈامنٹل جو ایشو ہے نا وہ ہے کشمیر کے اندر یہ بربریت کا دور، 7 لاکھ کی فوج جو ان کے اوپر برید کر رہی ہے اور نیزوں کے اوپر تانا ہوا ہے، اور جو اگر کوئی قبر میں بھی بندہ ہو اور کسی کی آواز آ جائے تو اوپر سے گولی مار کے اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا پہ، اور UNO کی رپورٹ اس کے اوپر بھی آ چکی ہے، لوگ بلائنڈ ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہندوستان میں کوئی نہتہ سویلین، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کرسچین ہو، کسی اٹیک کے اندر مارا جاتا ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن اگر وہ لوگ جن کے ہاتھ رنگے ہوئے خون اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور بندوقیں ہیں اور وہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اگر وہ لوگ کسی طریقے سے آگے ریئیکشن کے ساتھ انہی کشمیریوں کے ہلاک ہوتے ہیں تو اس کے اوپر مذمت بنتی نہیں ہے۔ سو دیٹ از دی ریزن کہ پرائم منسٹر شاید ابھی تک اس کی مذمت وہ نہیں کر رہے۔ ہمیں بالکل نجم الدین صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو کھرا آپ کو وہاں سے ہی ملے گا اور ان لوگوں سے ہی ملے گا جن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ایسکلیٹ ہوتا جا رہا ہے، چونکہ پہلے وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو قتل و غارت ہوتی رہی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے، آپ دنیا سے سبق سیکھیں۔ افغانستان میں جنگ لڑ کے امریکہ جیسا ملک ہار چکا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں، ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ آپ انگیج کریں کشمیریوں کو، آپ انگیج کریں پاکستان کی حکومت کو، ہم یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو لیں، UNO کو لیں، بیٹھ کے اس مدے کا کوئی حل نکالیں، اور اس کے بعد لائک گڈ نیبرز وی شوڈ لرن ٹو لیو ٹوگیدر۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے موسٹ فیورڈ نیشن والا ہم آج ختم کر رہے ہیں، ہم ابھی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، فوج کو حکم دے دیا گیا جہاں جاؤ جہاں کرو۔ یہ اس چیز سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس سے یہ کشمیر کی جب تک یہ سلگتا رہے گا اس وقت تک مسائل ہوں گے۔ تو میں روچیکا سے بھی یہ اپیل کروں گا، چونکہ آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ انڈیا کے اندر بھی سین وائسز آ رہی ہیں، سین وائسز اب ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ بھی، اخباروں کے اندر بھی، وہ کہتے ہیں we will have to think inwards۔ دیکھیں 2000 لوگوں کا قتل ہوا اور زندہ جلائے گئے گجرات میں، اور یہی مودی صاحب ادھر انچارج تھے اور انہوں نے قتل و غارت کی، ان کے ویزے پہ پابندی تھی، یہ یورپ کی طرف نہیں جا سکتے تھے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں، اور ہمیں بیٹھ کے سول سرچنگ کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اس خطے کو پیسفل کیسے بنائیں۔ اس کے اندر افغانستان کا امن بھی ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑا فلیش پوائنٹ جو بل کلنٹن نے بھی کہا، اوباما نے بھی کہا، وہ کشمیر کا ہے، جس کے اندر سیڈز ہیں وار کے۔ ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اور یہ ہم دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، تو اس لیے ہم پوائنٹ سکورنگ اس کے اوپر کوئی جواز نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے جنرل اعجاز صاحب، اب جو ہم وے فارورڈ کی اگر بات کریں تو جس طرح سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے انتخاب کے فوراً بعد یہ آفر دی کہ انڈیا اگر 1 قدم آگے بڑھے گا تو ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، لیکن بھارت کے اندر کچھ اپنے سیاسی ان کی لیمیٹیشنز ہیں کہ چونکہ انتخابات کا سال ہے، انتخابات تک اب کسی قسم کی بظاہر امکان نہیں کہ کوئی بات چیت ہو سکے، بات آگے بڑھ سکے۔
समर अब्बास, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ज़बानी कहा था, उन्होंने वहाँ की 16 करोड़ पॉपुलेशन जो सिख पॉपुलेशन है उनके लिए इतनी बड़ी सहूलत क्रिएट की, और हमने एक राहदारी और उनको एक्सेस दी ननकाना साहब आने के लिए। ये एक गुडविल जेस्चर है। हालांकि ये 16 करोड़ पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन है, लेकिन हमने उनकी मजहबी जो जज्बात हैं उनका एहतराम करते हुए एक गुडविल का स्टेप बढ़ाया। ये उनकी एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है कि वी वांट टू रिजॉल्व द इश्यूज एंड वी विश टू टॉक टू देम। लेकिन उसके बाद अगर आप कहें कि बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शनों से पहले किसी किस्म का कोई रिस्पांस देगी तो आई डाउट। हाँ, अगर वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं उसके बाद देखते हैं हालात क्या टर्न लेते हैं, और अगर वो हार जाते हैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट किस तरीके से आगे बढ़ती है वो देखने वाला है। लेकिन उससे पहले जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है उन्हें उसकी तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा और उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिस तरह आज अफगान गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट तालिबान के साथ जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनके साथ बात कर रही है, और वो अपने उस हक के लिए जंग कर रही है जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में है और जिसको नेहरू साहब लेके गए थे यूनाइटेड नेशन में। तो लेट्स गिव देम देयर राइट। ठीक है, रुचिका तलवार साहब, आप वे फॉरवर्ड पे क्विकली कमेंट कीजिएगा कि जाहिर है खित्ते के अंदर मसाइल और भी बहुत ज़्यादा हैं। दोनों मुल्कों में पॉवर्टी की बात है जिसकी तरफ खुद नरेंद्र मोदी ने भी एक दफ़ा इशारा दिया था, लेकिन अमली तौर पे उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ सके। ये अभी जो नेहरू साहब की बात कर रहे थे ना कि लेकर गए थे यूनाइटेड नेशंस में, सर आप तो बेहतर जानते होंगे कि शिमला अग्रीमेंट ने उसको सुपरसीड कर दिया है, तो वे फॉरवर्ड तो शिमला अग्रीमेंट के आगे देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं इतनी ज्यादा शॉक और डिप्रेशन में हूं कल से कि मैं इस वक्त कुछ वे फॉरवर्ड नहीं सोच पा रही हूं। आई हैव बेयरली बिन सर्वाइविंग। मैं ना मेरा कुछ खाने को मन करता है, ना मेरा कुछ कहीं आने जाने को दिल करता है। ये लोगों की तस्वीरें देख के, एक छोटा बच्चा 1-1.5 साल का होगा जो अपने बाप की चिता को अग्नि दे रहा है, ये कोई विजुअल बर्दाश्त हो सकते हैं? तो मैं आपको माफी चाहती हूँ। वे फॉरवर्ड इस वक्त तो किसी के जहन में कोई नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहिए, और लड़ाई, जंग और इन चीजों के हक में ना मैं पहले थी ना मैं अब हूँ। ये कोई चीज अचीव नहीं कर पाएंगी, लेकिन शायद दुनिया की तरफ से आप हमारी नहीं मानेंगे, शायद और लोगों की मान जाए। हाँ, मानने वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल हमने भी पेशावर में 144 बच्चों की लाशें उठाई थी, और कौन था उसके पीछे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसके पीछे भी कौन था, इंटरनेशनल नेटवर्क सामने पकड़ा गया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया रुचिका तलवार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन उसके पहले बच्चों की कितने लोगों की आंखें जाया हुई, कितने लोग जिंदा दरगोर हुए, कितने लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, कितने लोग ब्लाइंड हुए, बीनाई से महरूम हुए। उधर भी हमारे आंसू टपकने चाहिए और हमारे बिल्कुल ऐसा है। पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। कश्मीर के अंदर से भी जो मनाजिर आ रहे हैं, 50 से ज़ायद अफराद जो है, 64 अफराद हैं वो मुकम्मल बीनाई से महरूम हो चुके हैं। 100 से ज़ायद अफराद तो सिर्फ पिछले साल मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद किए गए हैं। और सबसे बढ़कर किसी और के कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट जो जून 2018 में मंजर आम पे आई है, वो दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सऊदी वलियत के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। सऊदी वलियत मोहम्मद बिन सलमान कल पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बड़ा अहम ये दौरा है स्ट्रेटेजिक एतबार से भी और इसके साथ साथ मुआशी एतबार से भी, चूँकि पाकिस्तान में वो 15 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े ही शानदार रहे हैं। 1983 का जो डिफेंस एग्रीमेंट था, उसके बाद हमारे दिफाई शुबे में भी काफ़ी ज़्यादा हमारा कोऑपरेशन रहा है सऊदी अरब के साथ। एटमी धमाके हों, उसके बाद भी जब सैंक्शंस थी पाकिस्तान पे, सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिली थी। और अब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से जो हमें एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। और दिफाई एतबार से भी हम आज इस सेगमेंट में ये बात करेंगे कि इस वक्त हमें तो सऊदी अरब से काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं मुआशी एतबार से, लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या मुमकिन एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ज़ाहिर है जब मुआहदे होते हैं तो गिव एंड टेक होता है। तो जनरल साहब, इजाज़ साहब,
क्विकली इस पे बताइएगा कि सऊदी अरब को हम क्या दे सकते हैं इन रिटर्न, जो इतनी बड़ी सरमायाकारी वो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। थैंक यू समर। देखिए, एक तो समझने वाली बात यह है कि जो इस वक्त सऊदी इकॉनमी ओपन अप हो रही है और नई लीडरशिप सऊदी अरेबिया की in the quest of export of their oil and hydrocarbon reserves को एक्सप्लॉयटेशन और उनको आगे एक्सपोर्ट करने के लिए वो नई मार्केट्स की तलाश में है, जिसकी वजह से वो एशिया के 4 कंट्रीज़ का विजिट कर रहे हैं और तकरीबन $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल वो इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया में करने के लिए जा रहे हैं। तो एक तो इस वजह से हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। जो हमारे ऑलरेडी उनके साथ ताल्लुकात हैं वो बड़ी तारीखी नौयत के हैं, उनके साथ सिक्योरिटी का मुआहदा पहले ही है, और हरमैन शरीफैन का दिफा हो, रॉयल फैमिली का हो या इंटरनल सिक्योरिटी हो सऊदी अरेबिया के लिए, उसके लिए हमारा मुआहदा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और इससे पहले भी हमारे एक ब्रिगेड प्लस फोर्स तबूक में रही है जब उन्हें चाहिए थी, और वो ताल्लुकात तो ऑलरेडी हमारे हैं। लेकिन इस वक्त जो इस्लामिक कोलिशन फोर्स बन रही है और जनरल राहिल शरीफ साहब उसके कमांडर हैं उस फोर्स के, तो उसके तहत जो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट और सिक्योरिटी रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है वो यकीनन बहुत बेहतर हो सकती है। इन मुआहदों को नई नहज पे ले जाया जा सकता है और इनको मज़ीद रिफाइन करके बेहतर किया जा सकता है। और एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जो उनके साथ दो तरह के है, एक ट्रेनिंग के हिसाब से ये जो फोर्स है उसकी ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम जो उसका है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ऑफिसर्स ऑफ दैट फोर्स और सऊदी अरेबिया के वो पहले एक एक दो आते थे, अब शायद वो बड़ी तादाद में आएंगे। कैडेट्स भी और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स में और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उनके ऑफिसर्स आएंगे जो मजीद तरबियत हासिल करेंगे। और उससे बढ़ के जो हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट है, हम JF-17 खुद बना रहे हैं, सुपर मशाक हम खुद बना रहे हैं जो रिकॉनेसेंस के लिए एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, और JF-17 जो एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट है मॉडर्न। अगर हम इसकी एक्सपोर्ट या जो हम टैंक्स बिल्ड कर रहे हैं उनकी एक्सपोर्ट, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया रिलाय करता था वेस्टर्न रिसोर्सेज पे और अमेरिकन रिसोर्सेज पे, अब वो अपनी मार्केट्स की नई तलाश है और डिफेंस के लिए भी वो नए जो इंपोर्ट्स हैं उनकी तलाश में हैं। तो इन तमाम एरियाज में ट्रेनिंग से लेके डिफेंस एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी के नई तरीके से रीडिफाइंड मुआहदे जो हैं उनको अमल में लाया जा सकता है। सो देयर इज अ लॉट टू शेयर बिटवीन द टू कंट्रीज। क़य्यूम साहब, आपकी नज़र में अगर हम दिफाई नुक्ता नज़र से देखें तो ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब यमन के अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौज मांगी थी तो पार्लियामेंट की करारदाद मौजूद है, हमने नहीं भेजी थी। तो दिफाई एतबार से कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा और हम क्या दे सकते हैं सऊदी अरब को इन रिटर्न? चूँकि जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान से पहले जनरल राहिल शरीफ साहब आए, वो आके आर्मी चीफ से भी उन्होंने मुलाकात की है। देखें, इस दौरे में जो दिफाई साइड है ना वो इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है जितनी आपकी इकोनॉमिक साइड है, इकोनॉमी और आपकी इन्वेस्टमेंट की बात है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है सऊदी अरेबिया के साथ, और हमने ये कहा हुआ है, ये हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि उनकी सिक्योरिटी को जब थ्रेट होगी तो पाकिस्तान जो है उसकी सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा। और 80s के अंदर जैसे एजाज अवान साहब कह रहे थे, वहाँ हमारा कॉन्टीजेंट था, उसका मैं भी हिस्सा था उनकी लैंड फोर्सेस का, और कुछ हम तबूक में थे लोग, और हमारा जो कॉन्टीजेंट था वो अबा और उसमें था खमीस मशैत में जो कि यमन के एरिया और बॉर्डर्स के साथ था, लेकिन उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वहाँ थे। और अभी ये जो हमारे रिलेशनशिप हैं ये देरपा हैं बड़े। इससे पहले आपको पता है कि शाह फैसल आए थे, कितनी ज़्यादा, इसके बाद किंग अब्दुल्ला आए थे और उन्होंने हमारी डिफेंस एग्जीबिशन को विज़िट किया था। मैं उधर मौजूद था, परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये टाइम था, हमने उनको ब्रीफ किया और बहुत सा हमारा इंटरेक्शन उनके साथ चल रहा है। ये ट्रेनिंग की बात भी बड़ी वैलिड है। मैं पीछे गया था, ये हमारी PF की पासिंग आउट परेड थी पायलट्स की, तो वहाँ सऊदी एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई, वो भी गए हुए थे यहाँ रिसालपुर। तो मैंने उनको कहा कि आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करते हो, तो उन्होंने यूरोप के मुल्कों का भी नाम लिया, अमेरिका का भी लिया। तो मैंने कहा ये आपकी जो पायलट्स हैं इसकी ये क्या कहते हैं, बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ मिलती है? एंड ऑनेस्टली मैं बड़ा आई फेल्ट प्राउड व्हेन ही सेड कि जो पायलट्स हमारे ट्रेन होकर पाकिस्तान से जाते हैं वो दी बेस्ट काउंट होते हैं। और इसी तरह हमारे आज भी कोई 1,500 लोग टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट उनको ट्रेनिंग के लिए सऊदी अरेबिया में हैं।
اور سعودی عربیہ کے پاس ٹاپ آف دی لائن ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے اور جہاں ان کی پروفیشنل ٹریننگ کا تعلق ہے وہاں پاکستان ایک بڑا کلیدی رول، ہمارے جو سٹاف کالج ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، ہمارے جو نیول کالج ہیں، ایئر کالج ہے، انفینٹری سکولز ہیں، ان میں بھی ان کے لوگ ٹرین ہو رہے ہیں اور آئی تھنک کہ یہ ہمارا کوآپریشن کنٹینیو رہے گا۔ ٹھیک ہے نجم الدین شیخ صاحب، اگر سفارتی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان نے آفر کی تھی کہ سعودی یمن ثالثی کی پاکستان آفر کر چکا ہے، سعودی ایران ثالثی کی پاکستان آفر کر چکا ہے، تو اس ضمن میں ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں عملاً؟ اور جی سی سی کے اندر بھی جو ایک قطر کے ساتھ رفت چل رہی ہے سعودی عرب کی، وہاں بھی ہم کچھ رول پلے کر سکتے ہیں کیا؟ سفارتی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں کچھ چیزیں واضح کر دوں۔ اولاً ابھی انہوں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کا جو پروگرام ہے وہ رد کر دیا ہے۔ وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے بعد ہندوستان جائیں گے اور اس کے بعد ان کا سعودی عربیہ واپس جانے کا ارادہ ہے۔ یہ کس وجہ سے کیا ہے اور کس حد تک اس پہ اثر انداز ہوگا، یہ جو ابھی تنازع ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن مجھے دونوں ممالک میں وہ اقتصادی اپنی جو منصوبہ بندی ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ریلائنس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، معاہدہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں پہ جس کے تحت وہ وہاں پہ بھی ایک ریفائنری لگانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مارکیٹس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سعودی کروڈ ہوگا وہ دونوں جگہ بیچ سکیں گے، لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس کی بھی فکر ہے کہ اس خطے میں اگر وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو اس خطے کی استحکام بھی بہت اہم ہے، اور اس استحکام کو رکھنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے رشتے میں جو ابھی تنازع ہے اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ میرا اپنا ایسٹیمیٹ ہے۔ دوسری چیز کہ اب جب آپ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب کیا ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے سعودی عربیہ کی ڈیفنس، جیسے جنرل قیوم صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ ان سے وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ پرنسپل رہا ہے، ہمارا اصول رہا ہے کہ جب بھی اگر اندرونی طور پہ کسی قسم کے خطرات ہوں گے تو ہم سعودی کنگڈم کے ساتھ اور سعودی حکومت کے ساتھ، سعودی رائل فیملی کے ساتھ ہم ہوں گے انٹرنل سیکیورٹی کو درست رکھنے کے لیے۔ لیکن ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یمن کے سلسلے میں ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہماری 70 سال کی پالیسی رہی ہے کہ اگر انٹرا مسلم ڈسپیوٹ ہے تو اس میں ہم ان کی سیٹلمنٹ کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، لیکن ایک طرف یا دوسری طرف نہیں پڑیں گے۔ مجھے آپ نے جنرل راحیل شریف کی وزٹ کا ذکر کیا، مجھے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ بالکل ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ اپنا دورہ کر رہے تھے آف دا اسلامک کنٹریز which are part of the counter terrorism army that has been created۔ تیسری چیز کہ ابھی اس سرمایہ کاری میں آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں اور سعودی عربیہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ پاکستان ہماری ڈیفنس کا ایک ستون ہے۔ پاکستان نے جو آپ نے ذکر کیے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، یاد رکھیے کہ جب ہم نے F-16 خریدے تھے تو پہلے $500 ملین اس کی خرید کے لیے سعودی عربیہ نے دیے تھے۔ اس عرصے سے ہماری تعاون ہے، افغانستان میں تعاون تھا، اور افغانستان کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ دونوں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن ان کی طرف سے ہماری مدد کی جا رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا، اور یقیناً جو دورہ ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا وہ دفاعی اعتبار سے بھی اور ساتھ ساتھ معاشی اعتبار سے بالخصوص اگر ہم بات کریں وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔